First of all, good morning everyone and welcome to in-house training program in झारखंड पब्लिक स्कूल। और हम आज के ट्रेनिंग के लिए जो टॉपिक है टीचिंग स्ट्रैटेजी इन हिंदी सेकेंडरी लेवल के लिए सर एमडी मोइनुद्दीन सर को हम आमंत्रित करेंगे कि वो ट्रेनिंग को आगे प्रोसीड करें। सर गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि अभी हम सब टीचर ट्रेनिंग में इन हाउस टीचर ट्रेनिंग के लिए आए हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिंदी शिक्षण के उद्देश्य। हमारा जो भाषा है, मातृभाषा, वो हिंदी है। इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि हम हिंदी भाषा जो सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसका क्या मकसद है, उद्देश्य क्या है। जब तक हम इसके उद्देश्य को नहीं समझेंगे, मकसद को नहीं समझेंगे, तब तक हम तन मन धन के साथ सफलतापूर्वक अपने कार्य को अंजाम नहीं दे सकते। हिंदी शिक्षण के उद्देश्य राष्ट्र के पुनर्निर्माण के कार्य में भाषा शिक्षण का विशेष महत्व है। हम सब चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र, हमारा देश, हमारा मुल्क आगे बढ़े, मजबूत हो, आत्मनिर्भर हो। इसके लिए भाषा का शिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा के माध्यम से ही छात्र ज्ञान विज्ञान के अनेक विषयों का अध्ययन करते हैं। जब हम भाषा को जानेंगे या बच्चे जानेंगे, इसी के माध्यम से अनेकों चीज़ें सीखते हैं। यदि छात्र का भाषा पर अधिकार नहीं होगा तो वह ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर पाएगा। किसी छात्र का अगर भाषा ही कमज़ोर होगा, न सही से बोल सकता है, न सही से पढ़ सकता है, तो आगे का अध्ययन, पढ़ाई नहीं कर पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ प्रश्न पूछना है उसको, कैसे पूछेगा? बोलने के उसके अंदर महारत नहीं है, पकड़ नहीं है उस भाषा के ऊपर, तो वो न सही से प्रश्न कर सकता है, न सही तरीके से उत्तर दे सकता है। इसलिए पढ़ने में, पढ़ाने में, पठन पाठन में भाषा के ऊपर पकड़ बहुत ज़रूरी है। ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर पाएगा। भाषा ही हमारे चिंतन का आधार भी है। किसी भी जनतंत्र की सफलता उसके नागरिकों के चिंतन पर ही निर्भर करती है। किसी भी देश में रहने वाले लोग जो हैं, उनकी क्या समस्या है, वो पता कैसे चलेगा? भाषा के ज़रिए पता चलेगा। वो खुशहाल हैं या फिर वो उनकी हालत सही नहीं, बदहाल हैं, भाषा के माध्यम से पता चलेगा। भाषा, जिन राज्यों में मातृभाषा के रूप में हिंदी का व्यवहार होता है और हम सब का जो मातृभाषा है वो हिंदी है, इसलिए हमारे जो छात्र हों वो हिंदी को में महारत रखते हों। अन्य राज्यों में इसका स्थान द्वितीय भाषा का है। जिन राज्यों में मातृभाषा के रूप में हिंदी का व्यवहार होता है, वहाँ के लोगों का यह विशेष कर्तव्य है कि वे छात्रों के भाषा ज्ञान को बढ़ाएं। हमारा देश का जो मातृभाषा है, प्रथम भाषा जो है वो हिंदी है, और हमारा राज्य का भी प्रथम भाषा जो है वो हिंदी है। ये सौभाग्य की बात है, खुशकिस्मती की बात है। मगर किसी राज्य में हिंदी जो है वो द्वितीय भाषा है, दूसरी भाषा का स्थान में है। तो वहाँ के बारे में क्या है कि चिंतन करना चाहिए कि जो मातृभाषा है, सबसे पहले जो है कि प्रथम
स्थान पे मातृभाषा हिंदी को रखना चाहिए। हिंदी भाषा के मातृभाषा के रूप में भारत के अधिकांश क्षेत्रों में पढ़ाया जाता है। भारत के आधार पर ही मनुष्य शाश्वत साहित्य को जन्म देता है और इस दृष्टि से भाषा शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं: भाषा ग्रहण, भाव प्रकाशन, सृजन। सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार भाषा के शिक्षण का एक उद्देश्य यह भी है कि हम दूसरों की कही तथा लिखी हुए भाषा को ठीक ठाक समाचार पढ़ सके और शुद्ध प्रभाव तथा सरल से उसे लेकर बोल सके। सिर्फ पढ़ना पढ़ाना ही नहीं भाषा का उद्देश्य, बल्कि ये है कि किन्हीं की लिखी हुई है तो उसको सही से हम समझ सकें। हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य। हिंदी शिक्षण के जो कॉमन उद्देश्य हैं, सामान, वो क्या क्या हैं? इसमें 3 भागों में बांटा गया है। बच्चों को शुद्ध बोलने तथा शुद्ध लिखने का ज्ञान देना, कि बच्चे शुद्ध बोले भी सही, प्रोनाउंसिएशन के साथ, तलफ़ुज़ के साथ बोलें और लिखें, लिखावट भी सही हो। सरल एवं प्रभावपूर्ण तथा स्पष्ट भाषा में अपने भाव और अनुभूतियों, विचारों को व्यक्त करना, उनके अंदर, उनके दिल के अंदर जो बात है उसको आसानी से, आसान शब्दों में वो अपने दिल की बात को कह सके। दूसरों की लिखी हुई भाषा एवं बोली हुई भाषा को समझने की योग्यता उत्पन्न करना, इतना उसके अंदर कैपेसिटी आ जाए कि दूसरे की बोली हुई बात है या लिखी हुई है उसको सही से वो समझ सके और फिर उसको ज़रूरत पड़े तो उसको बोल सके। भाषा को हाव भाव के साथ एवं आरोह अवरोह के साथ वचन करने की कला का ज्ञान होना। विद्यार्थियों के ज्ञान, विवेक एवं चरित्र का विकास करना। पठन पाठन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। हिंदी भाषा का उद्देश्य भी है कि पठन पाठन में, पढ़ने पढ़ाने में क्या है कि उसका और रुचि बढ़े। जैसे जैसे भाषा को वो समझेगा, जो वो पाठ में पढ़ रहा है, क्लास में पढ़ रहा है, समझेगा तो उसकी रुचि और बढ़ेगा कि नहीं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही। छात्रों को सत साहित्य की रचना के योग्य बनाना तथा मानव जीवन की विभिन्न परिस्थितियों का अध्ययन कराकर उन्हें भावी जीवन के लिए तैयार करना। इसका उद्देश्य ये भी है कि हम उसको इतना डेवलप करें कि जो है ज़िंदगी में जैसा भी मोड़ आए उसके सामने, जैसे भी परिस्थिति आए वो उससे मुकाबला कर सके। छात्रों को लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों का ज्ञान दिलाना। आम बोली चाली में हम लोग देखते हैं अपने समाज में कि मुहावरे का रिवाज रहता है, चलन रहता है, तो छात्रों को मुहावरा का भी शिक्षा देना ज़रूरी है ताकि वहाँ उनको दिक्कत नहीं हो कि इस क्या मतलब है, क्यों ऐसा बोला जा रहा है, वो बोले तो क्या इसका मतलब हुआ। इसलिए मुहावरों को भी जानकारी ज़रूरी है। छात्रों को क्रमबद्ध विचार करने, भाव को अभिव्यक्त करने तथा ज्ञानार्जन के प्रति गहरी रुचि उत्पन्न करने का प्रयास करना। पुस्तक को निहित ज्ञान भंडार का अवलोकन कर स्वाध्याय के प्रति गहरी रुचि उत्पन्न करना। छात्रों में क्या है कि अध्ययन का रुचि भी बढ़ाना ज़रूरी है कि क्लास में जो पढ़ते हैं ठीक है, खाली टाइम में भी अच्छी अच्छी किताबों का अध्ययन करें और वो मातृभाषा में करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। साहित्य का लक्ष्य पुस्तक को निहित ज्ञान भंडार का अवलोकन कर साहित्य का लक्ष्य उत्तम नागरिक उत्पन्न करना भी है। इसलिए हिंदी शिक्षण का उद्देश्य नागरिकता के उत्तम से उत्तम गुणों का विकास भी है। हिंदी भाषा का एक उद्देश्य ये भी है
कि जो नागरिक हैं, देशवासी हैं, उनको एक मिसाली देशवासी, एक मिसाली व्यक्ति बने, कि उनके अंदर अच्छी आदतें हों, अच्छा स्वभाव हो और जिसको देख करके लोग सबक हासिल करें कि कितने अच्छे आदमी हैं। तो ऐसा उनको जो है कि डेवलप करना छात्रों को कि एक अच्छा नागरिक बने। अब आगे है विद्यालय स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य, कि विद्यालय स्तर पर कैसे जो है कि बच्चों को हिंदी भाषा का शिक्षण कराया जाए कि स्टेप बाय स्टेप उनको फ़ायदा हो और भाषा के ऊपर पूरा पकड़ हो उनका। विद्यालय स्तर पर हिंदी भाषा के उद्देश्य को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य कक्षा 1 से 5 तक का रखा गया है। प्राथमिक स्तर पर 1 से लेकर के 5 तक जो रखा गया है वो प्राथमिक स्तर। दूसरा है उच्च प्राथमिक माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य कक्षा 5 से 8 तक। और तीसरा जो है उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य, ये फिर 8 से लेकर के आगे तक के। प्राथमिक, पहले जो है प्राथमिक स्तर पर, यानी जो बच्चे क्लास 1 से लेकर के 5 तक हैं, उनको किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हिंदी भाषा के बारे में बताया जाए जो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो और आसानी से उसको ग्रहण भी कर सकें, उनके लिए मुश्किल भी नहीं हो, भारी भी नहीं हो। प्राथमिक स्तर से ही बच्चों को मातृभाषा की औपचारिक शिक्षा आरंभ होती है। अतः प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। बच्चों को शुद्ध शब्द, उच्चारण, ध्वनि, निर्गम, धैर्य तथा आत्मविश्वास एवं प्रवाह, उत्साह के साथ बोलने के कौशल का विकास करना। पहले जो बताया गया है कि 1 से लेकर के हम 5 तक के बच्चों को जो हिंदी शिक्षण कराएंगे, तो उसमें उसका मकसद क्या होगा कि शुद्ध शब्द जो बोलें वो शुद्ध बोलें, सही उच्चारण करें, सही तलफ़ुज़ से बोलें। इसलिए कि जब उच्चारण उसका सही होगा, प्रोनाउंसिएशन सही होगा, तो उसके अंदर एक कशिश होती है, सुनने वाले अट्रैक्ट होते हैं और बोलने वाले की एक अहमियत बढ़ जाती है। बच्चों को वर्ण, लिपि, शब्द, समूह एवं वाक्य रचना का ज्ञान कराना। जो 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं, इस बीच में उनको जो है वर्णमाला जो है, समूह है, वाक्य है, सेंटेंस है, सब के बारे में जानकारी देना ज़रूरी है। बच्चों को शब्दावली, सूक्तियाँ, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे का ज्ञान कराना। बच्चों में सुंदर लेख, शुद्ध वर्तनी एवं व्याकरण संबंध, वाक्य रचना के कौशल का विकास करना। बच्चों में लेखन भी जो लेख हो वो सुंदर होनी चाहिए, इसलिए कि जितना सुंदर लिखेंगे वो लिखावट जिस तरीके से होगी उसके जो है कि ज़िंदगी व्यवहार में भी फ़र्क पड़ेगा। बच्चों में सही गति एवं पूर्ण मनोयोग से पाठन के अर्थ को समझने की कौशल का विकास करना। बच्चों में अपने विचारों का मौखिक एवं लिखित रूप में अभिव्यक्त करने को रुचि का विकास कराना, कि जितना जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसको बोल पा रहे हैं कि नहीं, लिख पा रहे हैं कि नहीं, इसका जो है स्टेप बाय स्टेप उनके अंदर जांचना और उनका डेवलप कराते रहना। बच्चों में शुद्ध एवं श्रेष्ठ भाषा सीखने तथा इनकी सामान्य जानकारी प्राप्त करने की प्रवृत्ति का विकास करना, कि बच्चे जो सीख रहे हैं ठीक है, मगर उनके अंदर ऐसा जो है कि ललक पैदा करना कि और वो सीखने के बाद उसको बोझ नहीं समझे, बल्कि सीखने की कोशिश में रहें, पूछ करके सीखते रहें, दूसरी किताबें पढ़ते रहें कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा के बारे में हमको जानकारी हासिल हो। दूसरा है माध्यमिक स्तर पर, तो ये हो गया 1 से लेकर 5 तक के जो बच्चे थे, और दूसरा जो है माध्यमिक स्तर पर बच्चों को कैसे हिंदी भाषा के बारे में
जानकारी दिया जाए, पढ़ाया जाए। कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा को उच्च प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है। प्राथमिक स्तर के बच्चों को भाषा के व्याकरण का ज्ञान कराना चाहिए तथा इसके साथ ही साहित्य से भी परिचित कराना चाहिए। अतः इस स्तर पर भाषा शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य होनी चाहिए। 6 से लेकर के 8 तक क्लास के जो बच्चे हैं उनको सिर्फ शब्द, लिपि, वर्णमाला यहीं तक नहीं रहेंगे, बल्कि उनको जो है ग्रामर भी धीरे धीरे बताना है। व्याकरण 6 से लेकर के 8 तक के जो विद्यार्थी हैं उनके अंदर धीरे धीरे व्याकरण की भी जानकारी ज़रूरी है। व्याकरण की जानकारी नहीं रहेगी, ग्रामर की जानकारी नहीं रहेगी, तो फिर वो सही उच्चारण नहीं कर सकते हैं और सही शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। छात्रों को हिंदी की पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से मानव उपयोगी ज्ञान कराना। छात्रों को शब्दों के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध वर्तनी, वाक्य रचना के नियम एवं विराम चिन्हों के प्रयोग का स्पष्ट ज्ञान कराना। कि जो छात्र कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के हैं उनके अंदर ग्रामर की जानकारी, हिंदी ग्रामर की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा पूर्ण विराम, स्टॉप कहाँ लगेगा, उच्चारण, किस शब्द को कैसे उच्चारण करना है, कहाँ आवाज़ को कम करना है, कहाँ ज़्यादा करना है, उतार चढ़ाव, इन बारीकियों को बताना ज़रूरी है कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों को। छात्रों में सुंदर लेखन एवं व्याकरण सम्मत वाक्य रचना के कौशल का विकास करना। कि छात्र पढ़ाई के साथ साथ लिखाई भी सुंदर बनाए। इसलिए कि आदमी पढ़ता बाद में है, सबसे पहले देखता है, जो लिखा है सबसे पहले देख लेता है और पढ़ता बाद में क्या लिखा है। इसलिए हमारी लिखावट भी सुंदर होनी चाहिए बच्चों, छात्रों की। छात्रों में मातृभाषा एवं उसके साहित्य के अध्ययन के प्रति रुचि का विकास करना। कि बार बार कहानियाँ बताते रहना, महापुरुषों के बारे में, महान लोगों के बारे में बताते रहना कि उन्होंने कितनी परिश्रम किए हैं, ताकि जो पढ़ रहे हैं वो तो याद रखें और आगे के बारे में और रुचि उनका बढ़े कि और हम ज़्यादा जानकारी कैसे हासिल करें। छात्रों से दूसरों के द्वारा मौखिक या लिखित रूप में अभिव्यक्त विचारों को जानने की रुचि का विकास करना। शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि छात्रों में स्टेप बाय स्टेप मुकाबला कराया जाए कि जो सीखे हैं वो एक दूसरे से वार्तालाप करें। एक बोले, एक छात्र बोले, दूसरा उसका जवाब दे। एक छात्र को क्वेश्चन करे, प्रश्न करे, दूसरा छात्र आंसर दे, उत्तर दे। छात्रों में भाषा है उसके साहित्य के प्रति आदर पूर्ण भाव का निर्माण करना और साथ ही साथ छात्रों में यह भाव, सही भाव होनी चाहिए कि हम कैसे जो है अपने छोटों के साथ कैसे पेश आए, बड़ों के साथ कैसे पेश आए और हमारे जो समाज में महान लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनकी हम कैसे इज्जत करें। ये सारी चीज़ें पढ़ाई के साथ साथ छात्रों में ये ज्ञान ज़रूरी है। तीसरा स्टेप है उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के उद्देश्य। जो कक्षा 8 से ऊपर के जो छात्र हैं उनको हम हिंदी में क्या क्या चीज़ बताएंगे जो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और वो सही हिंदी भाषा को सीख सकें। कक्षा 9 से 10 को उच्च माध्यमिक या माध्यमिक शिक्षा भी कहा जाता है। इस स्तर पर भाषा का पर्याप्त ज्ञान हो जाता है। 9 से लेकर के 10 तक जो छात्र हैं उनको लगभग पर्याप्त इतनी जानकारी हो जाती है कि वो सही से पढ़ सकें, समझ सकें, बोल सकें। माध्यमिक शिक्षा अधिकतर बच्चों की पूर्ण शिक्षा होती है।
इसीलिए इस स्तर पर बच्चों को भाषा के व्यवहारिक प्रयोग में समर्थ या निपुण बना देना चाहिए। कक्षा 9 से लेकर के 10 तक में इतनी चीज़ें छात्रों को बता देना है ज़रूरी है कि जिसमें बच्चे जो है रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, दिनचर्या की जो चीज़ें हैं, नाश्ता है, खाना है, सोना है, सामान लेना है, इसमें उनको बोलने में इतनी महारत हो जाए कि कहीं कोई त्रुटि बाकी न रहे। उच्च संप्रेषण कौशल विकसित कर देना चाहिए। अतः इस स्तर पर भाषा शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए। छात्रों में पठन कला को निपुणता का विकास करना चाहिए। छात्रों को उचित गति के साथ लिखने का अभ्यास कराना कि थोड़ा तेज़ लिखें। कक्षा 9 से लेकर के 10 तक इस अवधि में छात्र जो हैं उनके अंदर थोड़ा तेज़ी आए कि लिखने में देर न करें। छात्रों को उचित गति के साथ लिखने का अभ्यास कराना। छात्रों को क्षेत्रीय लोकोक्तियों एवं मुहावरों का संपूर्ण ज्ञान कराना कि जिस हम एरिया में रहते हैं उस एरिया में जो मुहावरे जिस तरह की बोली जाती है उससे वो जानकारी हासिल कर ले। छात्रों को निबंध, संवाद, सारांश, पत्र इत्यादि लिखने की कला कुशलता उत्पन्न करने का प्रयास करना। छात्रों को व्याकरण संबंधी नियमों का पूर्ण ज्ञान कराना कि व्याकरण के बारे में उनको जानकारी हो, सेंटेंस के बारे में, संवाद हम करें किसी से तो कैसे करें, कहीं अगर कुछ बोलने की ज़रूरत पड़ जाए तो हम कैसे बोलें, ये छात्रों के अंदर विकसित कराना ज़रूरी है। छात्रों में मौन वाचन की आदत का विकास करना तथा मौन वाचन के माध्यम से तथ्यों को ग्रहण करने की क्षमता उत्पन्न करना। छात्रों में भाषा के अधिक से अधिक अध्ययन की प्रेरणा उत्पन्न करना कि अधिक से अधिक वो पढ़ाई करें। कक्षा में जो पढ़ रहे हैं इसके अलावा वो अपना जो स्टडी और ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक बढ़ाएं। ये उनके अंदर शौक़ पैदा करना, बढ़ाना है। छात्रों में व्याकरण संबंधी सूत्रों के उच्चारण एवं सृजनात्मक क्षमता की वृद्धि करना। छात्रों में चिंतन की प्रवृत्ति का विकास करना। छात्रों को भाषा के व्यवहारिक विश्लेषण में निपुण बनाना। छात्रों को व्यवहारिकता का ज्ञान कराना तथा अन्य विषयों का साहित्यिक अध्ययन कराना। मातृभाषा शिक्षण से आप क्या समझते हैं? मादरी ज़बान सीखने से, मातृभाषा शिक्षण से क्या समझते हैं? क्या मुराद है इससे? क्या मतलब है? जन्म लेने के बाद मानव जो प्रथम भाषा सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक एवं भाषाई पहचान होती है। मातृभाषा यानी जिस भाषा में माँ सपने देखती है या विचार करती है वही भाषा उन बच्चों की मातृभाषा होगी, इसलिए इसे मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा किसे कहते हैं कि जहाँ जो बच्चा पैदा हुआ है, माँ बाप की जो बोली है, भाषा है, उसी को मातृभाषा कहेंगे। जैसे हम सबका जो मातृभाषा है वो हिंदी है। मातृभाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन असल मकसद क्या है? पहला, विद्यार्थियों के ज्ञान, विवेक एवं चरित्र का विकास करना हिंदी भाषा के शिक्षण का लक्ष्य है। मातृभाषा के लिए इसलिए ज़्यादा जोर दिया जाता है कि उसको इसमें आसानी होगी। माँ की जो भाषा वही है, बाप की भाषा वही है, आसपास की भाषा वही है। अगर इस भाषा में वो थोड़ा और मेहनत कर लेगा तो परिपक्व हो जाएगा। क्षमता का अवकाश करना, पुस्तकों के निहित ज्ञान का
ज्ञान अर्जन करना तथा स्वाध्याय की क्षमता पैदा करना भाषा शिक्षण का लक्ष्य है। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण का क्या लाभ है? अगर हम मातृभाषा में पढ़ाई करते हैं, हमारा जो मीडियम हो वो मातृभाषा हो, तो इसका फ़ायदा क्या है? इस प्रकार मातृभाषा में शिक्षण प्राप्त करने से शिक्षार्थी में बोलने, समझने, पढ़ने और लिखने के चारों कौशलों के विकास के साथ साथ उसमें साहित्यिक रसास्वादन की क्षमता भी बढ़ती है और वह अपनी भाषा की सूक्ष्मताओं और विशिष्टताओं से परिचित भी होता है। इससे लिखित साहित्य तक उसकी पहुंच हो जाती है। फ़ायदा ये होगा अगर हम मातृभाषा में तालीम या शिक्षण ग्रहण करेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि उसको हम अपने आसपास में, घर में, पड़ोस में, मोहल्ले में और समाज में उसको बोल सकते हैं, इसलिए कि हमारा समाज का भी वही भाषा है। अगर हम अदरवाइज़ दूसरे अगर हम भाषा में शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं, जैसे इंग्लिश मीडियम में, तो जब तक हम स्कूल में रहेंगे वो भाषा तो हमको मिलेगी, जैसे ही स्कूल से बाहर होंगे सड़क पे वो भाषा हमको नहीं मिलेगी, घर में वो भाषा नहीं मिलेगी, आस पड़ोस में वो भाषा नहीं मिलेगी और समाज में वो भाषा नहीं मिलेगी। तो मातृभाषा में शिक्षण ग्रहण करने का ये फ़ायदा है, लाभ है कि हर जगह ये भाषा हमको मिलेगी और अपनी जो हम सीखे हैं उसको हम बोल सकते हैं, समझ सकते हैं और इसमें हम परिपक्व हो सकते हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत का यह मानना है कि बालकों के विकास सिर से पैर की तरफ होता है। मनोविज्ञान में इस सिद्धांत को सिरा-पुच्छ दिशा कहा जाता है, जिसके अनुसार पहले बालकों के सिर का, उसके बाद उसके नीचे वाले अंगों का विकास होता है। विकास की दिशा निश्चित होती है। मनुष्य जो जन्म लेता है तो सबसे पहले उसका जो है विकास जो होता है माँ के गर्भ में, वो सबसे पहले मस्तिष्क का होता है, ऊपर वाले हिस्से का होता है, उसके बाद नीचे वाला हिस्से का ये होता है। मानसिक विकास मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक अथवा बौद्धिक विकास के तात्पर्य व्यक्ति के उन सभी मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं में वृद्धि और विकास से हैं जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति बदलते हुए परिवेश के साथ ठीक प्रकार समायोजन करता है और समस्त कठिनाइयों का हल ढूंढने अपनी मानसिक शक्तियों को समर्थ पाता है। शैशवावस्था में मानसिक विकास कि जो बच्चा अभी छोटा बच्चा है तो उसका मानसिक विकास किस तरह किया जाए मातृभाषा के प्रति। सोरेनसन के शब्दों में जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है। जैसे जैसे बढ़ता है ताकत बढ़ती जाती है। बाल्यावस्था में मानसिक विकास। जब बालक लगभग 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं, बाल्यावस्था कहते हैं 6 वर्ष का जब हो जाता है उसको बाल्यावस्था कहते हैं। शिशुअवस्था हो गया बचपना, 1 साल, 2 साल, 5 साल तक के शिशुअवस्था होगी। जब बालक लगभग 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। उसमें रुचि, जिज्ञासा, निर्णय, चिंतन, स्मरण और समस्या समाधान के गुणों का पर्याप्त विकास हो जाता है। किशोरावस्था में मानसिक विकास। किशोरावस्था 6 साल से ऊपर के उम्र को कहते हैं। उसमें मानसिक विकास किस तरह होता है? जब तक हम
बच्चों के मानसिक विकास के बारे में नहीं समझेंगे, तब तक हम सही से जो है अध्ययन नहीं करा सकते हैं। मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। यह विकास हार्मोन के अनुसार 15 वर्ष में, जोन्स एंड कोनार्ड के अनुसार 16 वर्ष में और स्पीयरमैन के अनुसार 14 से 16 वर्ष के बीच में होता है। किशोरावस्था जो होता है वो लगभग, अगर सारे महान लोगों की बातें मान लिया जाए तो 14 से 15-16 वर्षों में किशोरावस्था हो जाता है। इसमें पूरा जो है मानसिक विकास हो जाता है। इसीलिए उसको जो है अब अपने बारे में क्या सही है गलत है समझने की ताकत, सलाहियत पैदा हो जाती है। संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास का अर्थ अंग्रेज़ी का इमोशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द इमोवेयर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि संवेगात्मक विकास की परिभाषा। इंग्लिश तथा इंग्लिश 1958 के अनुसार संवेग एक जटिल भाव की अवस्था होती है जिसमें कुछ खास शारीरिक व ग्रंथियाँ क्रियाएं होती हैं। सामाजिक विकास। जन्म के समय बालक इतना असहाय होता है कि वह समाज के सहयोग के बिना मानव प्राणी के रूप में विकसित हो ही नहीं सकता। शिशु का पालन पोषण प्रत्येक समाज अपनी विशेषताओं के अनुरूप करता है और बालक इसे अपने विभिन्न कार्यों में प्रकट करता है। इसे बालक का सामाजिक विकास कहते हैं। सामाजिक विकास बालक का कि जब बालक का जन्म होता है तो अपने आप न इस दुनिया में आ सकता है, न खान पान कर सकता है और न और कुछ कर सकता है, उसको हम सामाजिक विकास कहते हैं कि घर के ज़रिए समाज के ज़रिए ही उसको जो है सारी चीज़ें मिलती हैं। नैतिक तथा चारित्रिक विकास पर आप अपने बच्चों या विद्यार्थियों को सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार जैसे अपने से बड़ों का आज्ञा का पालन करो, ईमानदार बनो, मेहमानों का स्वागत करो, झूठ मत बोलो, विनम्रता से बात करो, पशुओं को हानि मत पहुंचाओ, भगवान की ईश्वर की खुदा की इबादत करो, पूजा करो, उनसे प्रार्थना करो इत्यादि के बारे में बताते हैं। नैतिक विकास के बारे में जानकारी उनको देना है शिशु अवस्था के बाद, ताकि उसके अंदर शिक्षा के साथ साथ उसके अंदर जो वो अच्छे गुण भी आए कि वो दूसरों के साथ अच्छे से व्यवहार करे, बड़ों की इज़्ज़त करे, छोटों से प्यार करे और जो मजबूर है उनकी मदद करे, परेशान लोगों के जो है ख्याल रखे। इसी तरीके से झूठ ना बोले, सच बोले, ईमानदारी पे रहे और ईश्वर की इबादत करे, पूजा करे। साथ रहने वाले मित्र चरित्रवान है, अर्थात उनमें नैतिकता के अच्छे गुण हैं, तो बालक भी उन गुणों को सीखता है। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है विद्यार्थी के लिए कि उसका संगत का ख्याल रखना। कभी कभी ऐसा होता है कि शिक्षा तो ठीक पाता है विद्यार्थी, मगर संगत गलत होता है, जिसकी वजह से उसका जो है ज़िंदगी सही मोड़ पे नहीं रह पाता है। इसलिए शिक्षक और उनके गार्जियन का ये कर्तव्य है कि वो ध्यान रखें कि संगत उसका कैसा है, विद्यार्थी का संगत गलत के साथ ना हो। प्रारंभ में बालक अपने सुखद और दुखद अनुभवों के आधार पर ही किसी आचरण को अच्छा या बुरा समझता है। वह उसी कार्य को अच्छा समझता है जिससे उसको सुख प्राप्त हो
वह किसी दूसरे बालक की किसी वस्तु को लेना अथवा किसी दूसरे बालक से खिलौना आदि छीन लेने को बुरा नहीं मानता। इसलिए उनको बताना होगा। बच्चे बुरा नहीं मानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उनको बताना होगा। और अगर वो सही संगत में रहेगा तो एक साथी के ज़रिए, एक दूसरे दोस्त के ज़रिए से वो अच्छी आदतें सीखेगा। नागरिकता संबंधी गुणों का विकास। नागरिकता संबंधी कि हम सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए हमारे देश के बारे में, कि है हमारा देश जो है क्या उसके जो है कि मोटी मोटी कानून है वो जानना ज़रूरी है कि विद्यार्थियों में हम वो डेवलपमेंट करें। अच्छे नागरिक एक बेहतर समुदाय और दुनिया के निर्माण में अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करते हैं। राष्ट्र और समाज के प्रति अपनी चिंताओं को प्रकट करने और समाधान प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए विद्यार्थियों को हम एक अच्छा विद्यार्थी के साथ साथ एक अच्छा नागरिक भी जो शिक्षकगण हैं वो बनाने के बारे में सोचते रहें। विचारशील, समावेशी और दूसरों का ध्यान रखने वाले होते हैं। शिक्षण के प्रकार। विस्तृत शिक्षण योजना क्या है? शिक्षण कार्य को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि एक निश्चित योजना का निर्माण किया जाए। अध्यापक पाठ्यवस्तु का विश्लेषण कर उसे एक नियोजित रूप में लिख लेता है। इसे शिक्षण की योजना कहते हैं। अब टीचर के लिए, शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि वो पढ़ाने से पहले योजना बनाए, योजनाबद्ध तरीके से शिक्षण कार्य करे कि आज हमको क्या क्या पढ़ाना है हिंदी भाषा में, उसका एक सूची बनाए। ऐसा नहीं कि बगैर तैयारी के, बगैर सोचे समझे अगर हम कक्षा में चले जाएंगे तो पता नहीं हमारे मुंह से कौन कौन सी बातें निकलेंगी, वो सही भी होंगी या नहीं होंगी। इसलिए ज़रूरी है कि योजनाबद्ध तरीके से और अच्छे तरीके से शिक्षण दिया जाए। पुनर्शिक्षण। शिक्षण एवं पुनः शिक्षण की बार बार आवृत्ति की जाती है जब तक कि शिक्षण कौशल के वांछित स्तर की प्राप्ति न हो जाए। इस चक्र में छात्र या अध्यापक पुनः पाठ योजना बनाकर पुनः शिक्षण प्राप्त करता रहता है और उसे पुनः पृष्ठ पोषण मिलता रहता है। इस प्रकार उसे विशिष्ट कौशल में दक्षता प्राप्त हो जाती है। पुनः शिक्षण कि जब तक उसको पूरा कॉन्फिडेंस ना हो जाए किसी टॉपिक के ऊपर, तब तक उसको बार बार पढ़ता रहे। उपचारात्मक शिक्षण एक प्रकार का शिक्षण या अनुदेशात्मक कार्य होता है जिसे किसी एक विद्यार्थी या विद्यार्थियों के समूह को किसी विषय विशेष या प्रकरण विशेष से संबंधित किसी विशेष समस्या या कठिनाई के निवारण हेतु प्रयोग में लाया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य आधार निदानात्मक प्रक्रिया होती है। शिक्षण के तरीके। शिक्षण के फिर तरीके क्या होना चाहिए, कैसे हम शिक्षण सही दें, ये सारी चीज़ें अगर हम ध्यान रखेंगे सारे शिक्षकगण, तो हमारे अंदर में भी और बढ़ोतरी होगी और विद्यार्थीगण जो हैं उनके अंदर में भी सही शिक्षा आएगी और वो एक सही इंसान, सही विद्यार्थी, ईमानदार, सच्चे और बनेंगे और उनके अंदर मानसिक, सामाजिक और इसी तरीके से और दूसरे स्तर की जो है वो जानकारियाँ आएंगी और वो बेहतर विद्यार्थी, बेहतर इंसान, बेहतर एक मनुष्य बन सकेगा। थैंक यू। देखिए